Hello friends and my dear students, myself Sonu Pandey and first of all I heartily welcome to all of you in SP5 Study Center. Today we will discuss on objective questions in this video. Okay? आज हम लोग इस वीडियो में आपके पोयम एंड एपिटेफ जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में एन एपिटेफ जो चैप्टर है पोएम है उसका मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छा से किया हूँ। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, इसके बाद ही पार्ट 2 को देखिएगा, मतलब इस वीडियो को। क्योंकि पार्ट 1 यदि आप देख लेते हैं तो उसमें वर्ड मीनिंग है जो आप मेमोराइज कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। चैप्टर के एक एक लाइन जो स्टेंजा है उस स्टेंजा के एक एक लाइन को आप हिंदी में एक्सप्लेन कर लीजिए, उसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव पर अच्छा से कैच कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि आप न्यू स्टूडेंट है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू। और यदि आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए और इसके बाद देखिए। ओके, तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है, वाल्टर डे ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। मतलब वाल्टर डे ला मेयर रिसीव्ड किए, प्राप्त किए ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से किसके द्वारा? तो आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है वाल्टर डे ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित की थी, लेकिन कब, इसमें कब पूछा गया है। ओके, तो 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है सम्मान मिला वाल्टर डे ला मेयर को। याद रखिए किसके द्वारा मिला? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने के द्वारा मिला, प्राप्त हुआ। ओके, दूसरा है, वाल्टर डे ला मेयर वाल्टर डे ला मेयर थे, तो इनमें ऑल ऑफ दिस होगा क्योंकि एक पोइट भी है, एक नॉवलिस्ट भी थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी। क्योंकि ये जो पोएम लिखे हैं ना, इनकी जितनी पोएम है वो सब छोटा छोटा है, और ख़ास कर ये एपिटेफ जो है ये तो है ना और छोटा पोएम है, शॉर्ट पोएम है। ओके, थर्ड है, वाल्टर डे ला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डॉट 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 थीम्स। थीम्स मतलब होता है विषयों, इंटरेस्ट रुचि, फ्रेश ताजगी, नया तरह का सोच में दिखाते हैं। तो ये जो है पुरानी चीज़ों में ये माने ताजगी को दिखाना चाहते हैं, पुराने विषयों में ये नए ताजगी को दिखाते हैं। ओके, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये होगा। ये है मॉडर्न पोइट, लेकिन मॉडर्न होते हुए भी ये पुरानी चीज़ों में रुचि रखते हैं। ओके, क्योंकि इनके अनुसार अकॉर्डिंग द पोइट, पोइट के अनुसार जो मॉडर्न लाइफ है इसका कंडीशन जो है वो ख़राब हो गया है, ठीक है। 4 नंबर है, वाल्टर डे ला मेयर हैज़ रिटन द पोएम। वाल्टर डे ला मेयर कविता लिखे हैं, कौन सा? तो एन एपिटेफ लिखे हैं। ओके, 5 नंबर है, वाल्टर डे ला मेयर न्यू अ हु इज़ नाउ डेड। एक काम करिए, यहाँ फिलअप करना क्या होगा, तो यहाँ होगा करेक्ट आंसर बी, लेडी। क्यों? क्योंकि वाल्टर डे ला मेयर न्यू अ लेडी हु इज़ नाउ डेड। डेड मतलब वो एक औरत के बारे में जाने जो अब क्या है, मर गई है। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर, क्योंकि औरत का ही चर्चा इसमें हुआ है, गर्ल का नहीं और ना ही बॉय का, ठीक है। 6 नंबर है, द पोइट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डॉट 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 हर। इसका मतलब हुआ इसमें जो फिलअप किया जाएगा वह रिमेंबर होगा। आज आंसर आपका बी हुआ, क्योंकि रिमेंबर हर का मतलब उसे कोई याद नहीं रखेगा। मतलब कभी कहते हैं जब मर जाएंगे, ठीक है, तो उस औरत को कौन याद रखेगा, इसलिए करेक्ट आंसर, ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट है। मतलब नोबडी विल रिमेंबर हर, उसे कोई भी याद नहीं करेगा, मैं ही हूँ जो उसे याद करता हूँ, ऐसा पोयम में कवि जो है कहे हुए हैं। 7 नंबर है, द पोइट थिंक्स दैट डॉट डॉट इज़ नॉट एवरलास्टिंग। कवि कहते हैं, कवि के विचार में क्या है जो बहुत टिकाऊ नहीं है, तो
कहते हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन सुंदरता गायब हो जाता है। किसका? उसके बिलव्ड का, उस औरत का। इसलिए कभी जो है एवरलास्टिंग ब्यूटी को नहीं मानते हैं। ये माने बहुत टिकाऊ नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम 15 के एज में, 30 के एज में, है ना, 25 के एज में दिखते हैं, वैसा 70 और 60 में चाह कर भी उस एज को हम नहीं रख सकते हैं। ओके, इसलिए ब्यूटी जो है ये वैनिश हो जाता है। 8 नंबर है द लेडी हु इज़ डायड, औरत जो मर गई है, लाइज इन, कहाँ पड़ी है? गार्डन में, फील्ड में, ग्रेव में, कि होम में, घर में? तो वो ग्रेव में पड़ी है, क्योंकि कब्र होता है, मरने के बाद कहाँ दफनाया जाता है? तो कब्र में जो है औरत इस प्रकार पड़ी हुई थी, और इसके ऊपर जो है इस प्रकार से जो शिलालेख बनाया जाता है उसे एपिटैफ कहते हैं। तो ये ग्रेव में पड़ी थी। ग्रेव मतलब होता है कब्र, और ग्रेव के साथ अगर यार्ड जोड़ देते हैं, यार्ड, YARD, तो इसका मतलब हो जाएगा कब्रिस्तान। ओके, ग्रेव यार्ड मीन्स कब्रिस्तान, और ग्रेव मीन्स कब्र। इसका आंसर हो जाएगा सी, वो कब्र में पड़ी थी। ठीक है ना। 9 नंबर लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम। देखिए, इसका मतलब होता है मन चली, अपनी इच्छा से घूमने वाले। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये एन एपिटेफ पोएम से लिया गया। मैंने पोएम पढ़ाते समय मैंने बताया कि आप पोएम को अच्छा से मेमोराइज़ करिए, स्टेंजा को अच्छा से मेमोराइज़ करिए, एक एक लाइन को। क्योंकि देखिए, ऐसे ही लाइन दे करके अभी तो पूछा गया है मैंने किस पोएम से लिया गया है ना, और इसी तरह का एक लाइन दे करके आगे आपसे पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है। इसलिए आप लोग पोएम को अच्छा से मेमोराइज़ करिए। ओके, फिर है 10 नंबर, एंड मतलब 9 का आंसर सी होगा। ओके, 10 नंबर, एंड व्हेन आई क्रम्बल, देखिए आ गया ना, और जब मैं टुकड़ों में टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये वाल्टर डेला मेर के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि वही जो है कहते हैं कि औरत यदि मर जाएगी तो कौन इसे याद करेगा। 11 नंबर, एन एपिटेफ डील्स विद द एन एपिटेफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल लेडी के साथ। याद रखिए, डील्स मतलब यहाँ सौदागिरी नहीं हो रहा है। ओके ना, यहाँ मतलब होता है, डील्स का मतलब संबंधित है, यानी एन एपिटाफ जो है किसकी सुंदरता से संबंधित है? तो एक औरत के सुंदरता से संबंधित है। ओके, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर, द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटेफ बिलोंग्ड टू, औरत इस कविता में उल्लेखित है, एपिटेफ में, वो कहाँ से बिलोंग करती है? मतलब जिसका उल्लेख हुआ है, जिस महिला का इस कविता पोयम में, वो कहाँ की थी? तो वेस्ट कंट्री की थी। ओके, लेखक की जो बिलव्ड थी, प्रेमिका थी, वह वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश से बिलोंग करती थी। 30 नंबर, द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोयम एन एपिटेफ मीन्स टू, मतलब एन एपिटेफ चैप्टर में, पोयम में जो क्रम्बल वर्ड है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, क्रम्बल मतलब होता है टुकड़ों में बिखर जाना, मतलब मर जाना एक तरह से समझिए। तो मर जाना का सिनोनिम क्या होगा? तो सिनोनिम इसका हो जाएगा डाई, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिएगा, कहीं डाई के जगह पे ना कभी कभी डेड भी देता है, या डेथ दे देता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, इसलिए 13 का आंसर ए होगा। ठीक है। 14, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटेफ मीन्स टू, कविता में जो टोन मतलब यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या है? किस तरह का कविता में प्रयोग हुआ है? तो उदासी की झलक है। ओके, इसलिए मेलानकली होगा। इसका आंसर बी होगा। कविता में जो है, कविता किस तरह की चीज़ों को दिखाती है, मतलब वाल्टर डे ला मेर का, तो उदासी को झलकाती है, दिखाती है। ओके, 15 नंबर, हु हैज़ कंपोज द पोएम एन एपिटेफ, कविता एन एपिटेफ किसके द्वारा रचा गया है? तो आप जानते हैं वाल्टर डे ला मेर के द्वारा, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। 16, वाल्टर डे ला मेर वॉज बॉर्न इन, वाल्टर डे ला मेर का जन्म कब हुआ था? तो 1873 में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड देश में हुआ था। याद रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था, और इंग्लैंड में हुआ था तो कहाँ, किस गांव में? तो चार्ल्टन गांव में हुआ था। ओके, आप पार्ट 1 देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 में। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। 17, वाल्टर डे ला मेर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ डॉट डॉट डॉट, आई मीन
वाल्टर डेला मेयर जो है अपने पिताजी को कितने वर्ष की उम्र में खो दिए? तो याद रखिएगा 4 वर्ष में। जब ये 4 वर्ष के थे तो इनके पिताजी मर गए, तब ये अपने परिवार के साथ, है ना, लंदन लौट पड़े थे। याद रखिएगा, इंग्लैंड से कहाँ गए? तो लंदन लौटे। कब? अपने पिताजी के मृत्यु के बाद। ओके। 18, द पोइट थिंक्स दैट डॉट डॉट इज नॉट एवरलास्टिंग। माने कभी सोचते हैं कि जो टिकाऊ नहीं है। क्या नहीं टिकाऊ है? तो ब्यूटी जो है ये टिकाऊ नहीं है। ओके, ब्यूटी जो है ये टिकाऊ नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ फिलअप होगा बी। 19, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन इज रिटन बाई। बच्चों के लिए जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्टर डेला मेयर लिखे हैं। और एक चीज़ याद रखिए, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन के साथ एक और चीज़ लिखे थे, पीकॉक पाई। पीकॉक पाई ये भी है, ये दोनों लेखन वाल्टर डेला मेयर लिखे हुए हैं। 20, वाल्टर डेला मेयर इज़ अ पोइट। वाल्टर डेला मेयर एक कवि, कैसा कवि है? तो ये एक मॉडर्न पोइट है। ऐसा मत मार दीजिएगा ना, ऑब्जेक्टिव टिक लगा दीजिएगा ओल्ड, ठीक है? ओल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये ओल्ड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। ये है मॉडर्न, लेकिन पुरानी चीज़ों को जागृत करना चाहते हैं, हमें अवेयर करते हैं कि आप मॉडर्न लाइफ पर ज़्यादा बिलीव ना करिए, आप ओल्ड चीज़ों पर बिलीव करिए, ऐसा कवि का कहना था। ओके। 21, डॉट 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 इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। मतलब ये देखिए, ये अगर हम, टॉम मीन्स मकबरा होता है, तो मकबरा के ऊपर यदि हम कोई चीज़ लिखते हैं, किसके याद में? किसी की मृत्यु के याद में ही ना लिखते हैं। तो इंस्क्रिप्शन मतलब होता है लेखन, जो लिखवा दिया जाता है, ठीक है? तो वो किस, मतलब किस चीज़ पर? तो एन एपिटेफ पर, इसलिए आपका आंसर होगा सी। मतलब एक शिलालेख के ऊपर एक जो उस पर लिख दिया जाता है, ऐसे कुछ भी किसी की याद में, जैसे ताजमहल है, शाहजहां ने मुमताज़ बेगम की याद में वहाँ पे उन दोनों आदमी के बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो ये 21 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये 21 क्वेश्चंस रहा। आई होप कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। ओके, मिलेंगे फिर पार्ट 3 वीडियो में समरी के साथ। याद रखिएगा, समरी जो है आपका 5 नंबर का आता है, और ये VVI चैप्टर है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए अच्छा से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ओके, वर्ड मीनिंग को कमांड कर लीजिए। ग्रेवयार्ड मीन्स क्या होता है? अभी बीच में आया था, कमेंट करिए। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉच।